स्टार्ट किया था हिस्ट्री का पोर्शन, और हिस्ट्री में भी पार्टिकुलरली हमने स्टार्ट किया था क्या, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और हिस्ट्री में हम कौन सा पार्ट सबसे पहले कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। पाषाण काल भी बोलते हैं, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बताया था कि प्री हिस्ट्री ऐसे पीरियड को बोलते हैं जहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते, कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई राइटिंग नहीं होता, क्योंकि लिपि की समझ उस समय नहीं होती। तो फिर हमें पता कैसे चला ये इस एज के बारे में या इस पीरियड के बारे में, वो हमें पता चलता है स्टोन से। किस किस तरह के स्टोन्स किस किस एज में थे, उसके बेसिस पे हमें इस इरा के बारे में पता चलता है, और इसलिए इसका नाम भी हमने स्टोन एज ही रख दिया। तो प्री हिस्ट्री का मतलब है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। स्टोन एज हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि हमने इस पूरी एज को, इस पूरे इरा को स्टोन के बेसिस पे हमने समझा कि किस तरह के स्टोन्स थे, तो किस तरह का कितने से कितने समय तक ये इरा लेके आए कि द अर्ली ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा शुभम@ऑफिशियल, शुभम@ऑफिशियल, शुभम@ऑफिशियल आप चैनल सर्च करिएगा। उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप ये पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो, आप ये पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैंने खुद से बनाया है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा कर सकते। तो स्टोन एज स्टार्ट करते हैं। पहला है द अर्ली ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो शुरुआत के लोग थे वो एनिमल पे डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब वो जानवर को ही मार करके खाते थे, जानवर का शिकार करते थे, उनको मार करके खाते थे। तो पुराने जो लोग थे उनके पास किसी तरह का अनाज पैदा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं मालूम था, और वो इस तरह से कम्युनिटी में भी नहीं रखते थे, इस तरह से घर नहीं हुआ करते थे उनके। तो मेनली वो हंटिंग गैदरर्स होते थे। अगर आप उन्हें एक वर्ड में बोलोगे कि अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे, अर्ली ह्यूमंस हंटर गैदरर्स होते थे। वो इकट्ठे होकर के जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, और फिर उस जानवर को ले जा कर के वो खाते थे। एक समय तो ऐसा था जब आग का भी उन्हें कुछ पता नहीं था, तो जब उन्हें आग का पता नहीं था तो वो कच्चे ही खाते थे। फिर एक समय के बाद जब उन्हें आग के बारे में पता चला, तो फिर उन्होंने क्या किया, मांस को पका के खाना शुरू किया। तो द अर्ली ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर गैदरर्स होते थे, इकट्ठे होकर के जानवर का शिकार करते थे और फिर उन्हें खाते थे। दीज अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड टू यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। अब वो जानवर को भी मारने के लिए कोई गोला बारूद या बंदूक, इवन धनुष बाण भी उनके पास उन्होंने बाद में सीखा। तो वो जानवर को मारते कैसे थे, वैसे भी ह्यूमंस बाकी अगर जितने भी एनिमल्स हैं, अगर आप शेर, चीता, बाकी किसी भी तरह के एनिमल्स से कंपेयर करोगे, तो ह्यूमंस वहाँ पे कहीं नहीं ठहरते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो, अगर हम अपने दिमाग का यूज ना करें, तो ताकत के मामले में, पावर के मामले में हम बहुत सारे एनिमल से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है, उनको हम मारेंगे कैसे, उनको कैसे मारेंगे, आप एनिमल को कैसे हंट करेंगे। तो एनिमल को हंट करने के लिए वो क्या यूज करते थे, स्टोन टूल्स यूज करते थे। तो स्टोन टूल से यानी पत्थरों से वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। पत्थरों से वो जानवरों का शिकार किया करते थे, और इन्हीं स्टोन टूल की बनावट के आधार पर हमने क्या कर दिया है, इस पूरे कालक्रम को बांट दिया है। ठीक है। दीज अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड टू यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। तो जानवर को मारने के लिए वो क्या यूज करते थे, पत्थर के औजार यूज करते थे, पत्थर के औजार। ओवर द पीरियड दे शार्पेंड देयर स्किल ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव स्टोन टूल्स। स्टार्टिंग में तो वो टूल्स ऐसे बनाते थे जो शार्प भी नहीं होते थे, पॉलिश भी नहीं होते थे, और छोटे भी नहीं होते थे, बड़े बड़े टूल्स बनाते थे। तो वो टूल्स उतने इफेक्टिव नहीं होते थे। जब आप जानवर का शिकार करते हो,
किसी जानवर को मारने के लिए या जानवर को फाड़ने के लिए क्या चाहिए होता है कि आपके टूल बहुत शार्प हों और पॉलिश्ड हों और छोटे हों, जिससे आप उसको हैंड में अच्छी तरह से ग्रैब कर सकें। तो ओवर द पीरियड उन्होंने ये चीज़ें सीखी, उन्होंने अपनी स्किल शार्पेंड की और फिर उन्होंने क्या किया, स्टोन टूल्स को अच्छा बनाना सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है द प्री हिस्ट्री of early humans can only be traced with the stone tool used by them, artifacts used by them and their rock engravings। तो हमें इन इंसानों के बारे में, इन हंटिंग गैदरर्स के बारे में या अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमें कैसे पता चला? वो हमें पता चला जो उन्होंने कलाएं करी थी, रॉक इंग्रेविंग्स करी थी, मतलब पत्थरों में जो कुछ भी उन्हें कुरेदा था, पत्थरों में जो पेंटिंग्स करी थी, पत्थरों में जो कुछ भी उन्होंने आड़ा तिरछा लिखा था, उनके बेसिस पर हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमने जाना है। तो अभी मैं आपको मेसोलिथिक पेंटिंग्स बताऊंगा कि बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने करी थी। तो उन पेंटिंग्स के बेसिस पर हिस्टोरियंस ने बोला है कि ये चीज़ें वहाँ पे हुई होंगी। तो हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड तो नहीं था, तो हम क्या करते थे, जो रॉक पत्थरों पर जो कुछ भी लिख के चले गए हैं हमारे पूर्वज, उनको देख देख करके हमने अनुमान लगाया है कि ऐसा हुआ होगा। तो वही बोल रहे हैं कि ओनली बी टेस्ट विद द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय देम, जो उन्होंने स्टोन टूल यूज किए उन्हीं के बेसिस पर हम बता सकते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस द हिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टोन एजेस। मैंने पहले ही बताया कि किस तरह का टूल उन्होंने यूज किया, उसके बेसिस पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। एक है आपका पैलियोलिथिक एज, दूसरा है आपका मेसोलिथिक एज, तीसरा है आपका न्यूलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। तो इस तरह से हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया है इनको, स्टोन एज को, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? सबसे पहला हमारा था पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पत्थरों की दुनिया, पुरानी पत्थरों की दुनिया, पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी शुभम@ऑफिशियल। ये मैंने बता दिया है कि शुभम@ऑफिशियल पे आप जाना टेलीग्राम पे, और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लेना, डाउनलोड कर लेना। और अगर आप साथ साथ में इसको नोट कर रहे हो खुद से, देन ये भी अच्छा है। पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल, इसको हमने 3 भागों में बांटा है, लोअर, मिडिल और अपर। ये अपर होगा, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या था कि जो हमारे स्टोन टूल्स होते थे वो बिग होते थे, बड़े होते थे, रफ थे, इरेगुलर शेप के स्टोन टूल हमने बनाए लोअर पैलियोलिथिक एज में। इसका एग्जाम्पल है आपके हाथ की कुल्हाड़ी और चॉपर्स। चॉपर्स तो पता होगा आपको। मिडिल पैलियोलिथिक एज में हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर शेप के स्टोन टूल बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लेड। रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरह से रेक्टेंगल होता है ना, इस तरह से रेक्टेंगल होता है। तो जिस तरह से रेक्टेंगल होता है, इस शेप का टूल हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, किसमें, मिडिल पैलियोलिथिक में। लोअर में क्या था, लोअर में हमारे पास इरेगुलर शेप के थे, कुछ भी आड़ा तिरछा हमने ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना दिया, कुछ भी आड़े तिरछे बना देते थे, कोई ऐसा शेप पर्टिकुलर नहीं था। अपर पैलियोलिथिक में हमने ट्रायंगुलर शेप के स्टोन टूल भी बनाने सीख लिए, इस तरह से ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे देखो नोकीला पार्ट है, तो जब इस नुकीले पार्ट से आप मारोगे तो आप जानवर को आसानी से मार सकते हो बाकी टूल की रिस्पेक्ट में। तो हमने ट्रायंगुलर शेप्ड के स्टोन टूल बनाने स्टार्ट कर दिए। ब्लेड्स एंड पॉइंट्स, तो ब्लेड क्या थे, ब्लेड जो हम बनाते थे वो हम ट्रायंगुलर बनाते थे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे होता था, तो उस पॉइंट के सहारे हमें आसानी होती थी शिकार करने में। तो ये पैलियोलिथिक एज के बारे में है। पैलियोलिथिक एज के बारे में और आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से स्टोन टूल हमने बनाए। इसके बाद आता है हमारा साइट्स। अब आप पैलियोलिथिक साइट्स देख लो।
पैलियोलिथिक साइट्स का मतलब है कि आपने जो कुछ भी टूल्स या पत्थर की आप मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये स्टोन टूल मिला, रेक्टेंगुलर मिला या ट्रायंगुलर मिला, वो मिला कहाँ पे, कहाँ कहाँ से मिला, साइट्स कौन सी हैं, जगहें कौन सी हैं जहाँ से ये चीज़ें मिली। एक तो है हमारा भीमबेटका, वो कहाँ पे है, एमपी में है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। सोहन वैली है पाकिस्तान में। बेलन वैली है मिर्ज़ापुर में। ये मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर कहाँ है, यूपी में। नर्मदा वैली और ब्रह्मागिरी कहाँ है, कर्नाटका में है। कुरनूल कहाँ है, आंध्रा में है। तो भीम बैठते हैं दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है मीजोलिथिक एज, जिसको हम मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, इसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण। तो इसमें क्या था, दिस फेज वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू अ वार्म फेज। आप समझ रहे हो, कोल्ड का, कोल्ड से वार्म। हमारी पृथ्वी जो थी, हमारी अर्थ जो थी, वो पहले बहुत क्या थी, कोल्ड थी, बहुत ठंडी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये गर्म होनी शुरू हुई। तो हम शिफ्ट हो रहे हैं कोल्ड से वार्म की ओर मीजोलिथिक में। यही बोल रहे हैं कि दिस फेज वॉज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन था कहाँ से, फ्रॉम अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू अ वार्म फेज। और आपको पता है कि जब भी वार्म फेज आएगा, जब भी वार्म फेज आएगा या वार्म क्लाइमेट आएगा, ये कंडूसिव हो जाएगा टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फूल पौधे, पत्तियां, घास, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीवन स्टार्ट हो जाता है जब क्लाइमेट वार्म होता है, जब क्लाइमेट वार्म होता है। तो इसलिए ये क्या था, ये कंडूसिव था डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फूल पत्तियां, हर तरह का जीवन जो है विकसित होने लगा मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू मूव आउट टू डिफरेंट प्लेसेस। जब हल्की सी गर्मी स्टार्ट हुई तो फिर इंसानों ने क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह चलना स्टार्ट कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक चीज़ हुई मीजोलिथिक फेज में कि इंसानों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट किया। और जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ जानेंगे, कुछ ना कुछ उनके ज्ञान में वृद्धि होगी या नई दुनिया उन्हें देखने को मिलेगी। ठीक वैसे ही बोलते हैं जैसे मेढक क्या करता है, कुएं को ही सब कुछ समझता है क्योंकि वो समुद्र का नहीं पता। तो इसी तरह से जब ह्यूमन बींग्स मतलब मानव ने बाहर जाना स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रैवलिंग जो होती है वो लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि करती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। द मेजोलिथिक फेज ऑल्सो विटनेस्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसी काल में हमें दिखता है कि हमने जानवरों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जानवरों को हमने क्या किया, गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, उनको डोमेस्टिक करना, पालना स्टार्ट कर दिया। तो द मेजोलिथिक फेज आल्सो विटनेस्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हमने जानवरों को पालना शुरू कर दिया इसी एज में, मेजोलिथिक एज में, मेजोलिथिक एज में। आप मुझे कमेंट में बताओ कि वो फर्स्ट एनिमल कौन सा था जिसको हमने पालतू बनाया, जिस फर्स्ट एनिमल जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया सबसे पहले। आपको ये कमेंट में बताना है कि वो पहला एनिमल या पहला जानवर कौन सा है जिसको हमने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। तो हमने क्या किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को पालना और जानवरों के साथ रहना हमने प्रारंभ कर दिया इसी एज में। और इसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं, इसके एविडेंस मिले हैं आदमगढ़, आदमगढ़ एमपी से और बगोहर राजस्थान से। और मैं आपको बता दूं कि ये बगोहर और आदमगढ़ ये मीजोलिथिक साइट्स भी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मीजोलिथिक साइट्स बताओ, तो आप बताओगे आदमगढ़ और बगोहर। और यही दोनों जगह हैं जहाँ से हमें ये एविडेंस भी मिला है कि हमने जानवरों के साथ रहना और उन्हें पालना शुरू कर दिया था। स्टोन टूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा खेला या सारा खेल तो स्टोन पे ही है, स्टोन एज में। तो स्टोन की बात कर लेते हैं। स्टोन जो इस काल में यूज हुए वो माइक्रोलिथ्स थे। माइक्रोलिथ्स का क्या मतलब होता है, माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है कि ऐसे स्टोन टूल जो
स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और शार्प होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े टूल से वो क्या आ गए, छोटे टूल्स पे आ गए, जिनको हाथ में पकड़ना आसान हो गया। तो छोटे टूल और नुकीले टूल, आप समझ रहे हो इसका कॉम्बिनेशन? एक तो छोटे हैं, दूसरा क्या है, नुकीले हैं और इजी टू ऑपरेट, तो इन्हें पकड़ना आसान हो गया, इनको ऑपरेट करना आसान हो गया। और जब पकड़ना और जब इनको चलाना आसान हो गया तो फिर इन्होंने क्या किया, और भी आसानी से जानवरों को मारना इनके लिए आसान हो गया। तो इसमें क्या थे, माइक्रोलिथ्स थे। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ, और माइक्रोलिथ का मतलब होता है स्मॉल एंड शार्प, छोटे और नुकीले क्या, पत्थर, जिनको पकड़ना और चलाना बहुत ही मुश्किल नहीं था, क्या था, आसान था। These tools were effective in the killing of animals as well as it facilitates rock engraving and Mesolithic paintings. जैसे ही लोगों ने इन टूल्स को अपने हाथ में लेना स्टार्ट किया, छोटे टूल्स को, तो ये जानवरों को तो मारते ही थे, पर वही है कि एक बोलते हैं ना कि जब आप खाली हो तो आप क्या करोगे? अभी तो जानवर आपने मार लिया, आपने खा लिया, और अभी भी आपके पास टूल है और अब आप क्या हो, खाली हो। और जब खाली होते हो तो खाली दिमाग क्या होता है, खाली दिमाग क्या होता है, फिर आप कुछ कलाकारियाँ करोगे। तो फिर उन्होंने कलाकारियाँ करनी स्टार्ट करी, कहाँ पे, जहाँ पे वो रहते थे। रहते कहाँ थे, पत्थरों के गुफाओं में रहते थे, तो रॉक सिल्टर्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में उन्होंने इंग्रेविंग करना स्टार्ट किया, कुछ कुछ करके कुरेदना खुरेदना स्टार्ट किया। और बाद में हमने देखा कि भाई उन्होंने इतना अच्छा उसमें जो भी बनाया था वो पेंटिंग्स जैसी दिख दिख रही हैं। तो वो उन्होंने जो इंग्रेविंग करी, जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, वो मेसोलिथिक पेंटिंग के नाम से आज हिस्टोरियंस को मिल गई हैं। तो जिन गुफाओं में, जिन पत्थर की गुफाओं में वो रहते थे, वहाँ पे उन्होंने उन छोटे टूल से क्या किया, कुछ कुछ करके लिखा, कुछ कुछ करके पेंटिंग बनाई, और उनके बेसिस पर हम उन्हें जान पाए कि वो इस समय भी रहा करते थे हमारी दुनिया में, इस धरती पर। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेसोलिथिक पेंटिंग्स जो मिली हैं, कहाँ से, मेसोलिथिक साइट से। तो वो जो मेसोलिथिक साइट से मेसोलिथिक पेंटिंग्स मिली हैं, उन पेंटिंग्स में क्या चित्र बनाए हैं उन्होंने, कौन से चित्र, क्या आकृतियां बना रखी हैं, कौन से शेप्स, कौन सी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं, उनके बेसिस पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि मेसोलिथिक में जो हमारी कम्युनिटी थी, या जो हमारा सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड था, वो क्या था। तो मेसोलिथिक पेंटिंग्स के आधार पे हमें पता चलता है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंसाइट इनटू सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द मेसोलिथिक कम्युनिटी। जो मेसोलिथिक कम्युनिटी रहती थी वो अ, किस तरह के व्यवहार, किस तरह के कल्चर को फॉलो करती थी, उसके बारे में हमें पता चलता है मेसोलिथिक पेंटिंग से। अभी मैं बताऊंगा कि इन पेंटिंग्स में किस थीम का क्या मतलब है। अलग अलग तरह की थीम्स हमें दिखाई पड़ी हैं, तो उन थीम्स का क्या मतलब है। दे यूज नेचुरली ऑब्टेन्ड कलर्स लाइक ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड, ईटीसी। उन्होंने कलर्स का भी यूज किया जो नेचुरली ऑब्टेन्ड थे। इसके अलावा उन्होंने रेड कलर का यूज किया जो कि सोर्स किए गए थे कहाँ से, एनिमल ब्लड से। तो जो जानवरों के खून थे, जब जानवर को मारते थे तो जानवर के खून को लेकर के, जो कि रेड कलर का होता था, उसका भी उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है दीवालों में पेंटिंग्स बनाने में। खून से, जानवरों के खून से रंगा है उन्होंने पेंटिंग। दे क्रिएटेड वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स विच आर एज फॉलोज। उन्होंने बहुत सारी थीम्स बनाई, और हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी थीम्स उन्होंने बनाई हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है थीम्स, और ये है हमारा मीनिंग। मतलब जो उन्होंने थीम बनाई उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस ने क्या पता लगाया, क्या बोला कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो एक थी हमारी एनिमल राइडिंग। तो एनिमल राइडिंग का पेंटिंग है, और एनिमल राइडिंग की पेंटिंग को देखोगे तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि भाई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो था, क्योंकि जब तक आपने जानवर को पालतू नहीं बनाया, आपने उस पर चढ़ा कैसे, बिना पालतू बनाए आप कैसे किसी जानवर को राइड कर सकते हो। तो अगर आप एनिमल को राइड कर रहे हो, मतलब आपने एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर लिया है, आपने जानवर को पालतू बना लिया है और अब आप उसके साथ खेल रहे हो।
दूसरी थीम थी ग्रुप डांस सेलिब्रेशन और गैदरिंग की। तो ग्रुप डांस सेलिब्रेशन और गैदरिंग की थीम आपको बताती है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कम्युनिटी तो रही होगी, कम्युनिटी का कुछ सेंस तो रहा होगा, मतलब लोग साथ तो रहते रहे होंगे। अदरवाइज बिना ग्रुप के ग्रुप डांस कैसे, बिना लोगों के एक साथ होने, बिना एक साथ हुए सेलिब्रेशन कैसे मना सकते हो तुम, ग्रुप डांस कैसे कर सकते हो। और ऐसे तो नहीं कि एक अजनबी दूसरे अजनबी से मिला और ग्रुप डांस स्टार्ट कर दिया या सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया, मे भी ऐसा हो सकता हो, पर हम जो पता लगा रहे हैं कि अगर ग्रुप डांस वो कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को जानते होंगे अच्छे से, उनका अपनी एक कम्युनिटी बना के वो रह रहे होंगे, एक एक ग्रुप बना के वो शिकार करते थे, ग्रुप के साथ वो सेलिब्रेट करते थे, ग्रुप के साथ वो डांस करते थे, तो एक तरह का कम्युनिटी सेंस यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड चोर्स की उन्होंने पेंटिंग पेंटिंग बनाई है, जिसमें विमेन जो है, औरतें जो है वो घर का काम करते हुए दिखाई दे रही हैं, और जो इंसान है जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या करते हुए, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरुष लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियां घर का काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि उस समय भी डिवीजन था किसका, लेबर का। जो काम का था वो क्या था, डिवीजन था, कौन सा काम कौन करेगा इसका भी डिवीजन रहा होगा, ऐसा हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। किसके बेसिस पे, इन पेंटिंग्स के बेसिस पे। तो सोचो तब से लेकर के, मतलब मीजोलिथिक एज से ये चीज है कि महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष। यूनियन, इन्होंने इसके भी पिक्चरें थीम्स बनाई हैं सेक्सुअल यूनियन की, सेक्सुअल यूनियन का, दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो जो सेक्सुअल यूनियन की थीम्स बनाई है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि प्रिमिटिव मैरिज का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रहा होगा। मतलब मैरिज टाइप का हल्का फुल्का हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट रहा हो, इस तरह से हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस समय जो हुआ करती थी, वो हुआ करती थी फेलस वर्शिप और यूनिवर्शिप। आज के विज्ञान की तरह तब शायद ही लोगों को पता रहा हो कि किस तरह से जो है स्पर्म वगैरह, शायद उन्हें कहाँ से पता होगा कि स्पर्म से जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता रही होंगी। तो जब उन्होंने देखा होगा कि एक इंसान, एक जीवित इंसान अ, अ, पैदा हो रहा है, तो उन्होंने उसका क्या कर लिया, वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, पूजना स्टार्ट कर दिया। तो वो फेलस वर्शिप करते थे, योनि वर्शिप करते थे। फेलस क्या होता है, फेलस जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन होता है किसका, मेन का, और योनि जो होती है सेक्सुअल ऑर्गन होती है किसकी, सेक्सुअल ऑर्गन होता है किसका, एक स्त्री का होता है। तो अगर आप आज भी देखोगे तो फेलस वर्शिप तो आज भी चलती है। भगवान शिव, द लॉर्ड शिवा, द आदि शिवा, उनका उनकी पूजा की जाती है इस फॉर्म में, फेलस वर्शिप के फॉर्म में। योनि की भी वर्शिप की जाती है। अगर आपने असम में एक टेम्पल है, वहाँ पे योनि वर्शिप की जाती है। मंदिर है गुवाहाटी असम में, असम में कामाख्या देवी का मंदिर, वहाँ पे आज भी योनि वर्शिप की जाती है। तो ये था हमारी थीम्स, पेंटिंग्स और उनके क्या मीनिंग। ठीक है, तो मेसोलिथिक में इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नियोलिथिक, और इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, स्टोन एज फिनिश हो जाएगा। स्टोन एज क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अदर चैप्टर्स की। नियोलिथिक एज मतलब नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल तो नौ ही था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आज भी लोग करते हैं कहीं ना कहीं नवपाषाण काल से ही आती हैं। क्योंकि इस फेज में ह्यूमन बींग्स ने स्टार्टेड लिविंग इन लार्जर कम्युनिटीज इन थैच्ड हाउसेस। छोटे छोटे अधूरे पूरे किसी भी तरह के घर उन्होंने बनाए, और उन्होंने क्या किया, बड़ी कम्युनिटीज़ में, लार्जर कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया। इसको आज भी हम समाज बोलते हैं कि हम समाज में रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने लार्जर कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया, जो हम आज भी कर रहे हैं। द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय देम वर नॉट ओनली स्मॉल एंड शार्प बट पॉलिश्ड। जो उन्होंने स्टोन टूल स्टार्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल थे, छोटे थे और नुकीले तो थे ही, साथ साथ पॉलिश्ड थे। पॉलिश्ड का मतलब ये हो गया कि अगर एक टूल है, अगर वो नुकीला भी है और यहाँ से पॉलिश भी है चारों तरफ से, तो वो कितना खतरनाक टूल हो जाता है, आप समझ सकते हो। तो बहुत ही एडवांस टूल बनाने स्टार्ट कर दिए
न्यूलिथिक एज में लोगों ने। देयर वर आल्सो इंस्टेंसेज ऑफ यूजेज ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स। अब दिमाग बहुत ज़्यादा आ चुका था लोगों के पास, उन्होंने जो जानवर थे उनके मरने के बाद जो उनकी हड्डियाँ थी उनको लेकर के उन्होंने क्या किया, उससे जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया। जो जानवरों की हड्डियाँ थी उससे उन्होंने क्या किया, अस्त्र शस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिया, उससे उसको भी उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। एंड आल्सो द यूज ऑफ बो एंड एरो, और उन्हें धनुष बाण का भी ऐसा इंस्टेंसेस मिलते हैं कि उन्होंने धनुष बाण का भी यूज किया था न्यूलिथिक एज में, नवपाषाण काल में। धनुष और बाण का भी उन्होंने यूज स्टार्ट कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द न्यूलिथिक फेज वाज द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो आज भी हम करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो न्यूलिथिक एज में हुई। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, उन्होंने अनाज उगा कर खाना शुरू कर दिया, और जैसे ही अनाज उन्होंने उगाना शुरू किया, अब उन्हें जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं थी, जानवरों को मार के खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब उन्होंने खुद ही अनाज उगाना शुरू कर दिया और कम्युनिटीज़ में रहना शुरू कर दिया। ये न्यूलिथिक एज में बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब आप कहोगे कि ये मिला कहाँ पे है, ये मिला है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान का एरिया है, किसका, पाकिस्तान का। वही पाकिस्तान का एरिया जिसको बोलते हैं कि पाकिस्तान उतना ध्यान नहीं देता, और इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि उसको क्या कर दो, अलग कर दो। तो जो पहला एविडेंस था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ में बलूचिस्तान एरिया से मिला है। किसके, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से मिला है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड व्हील एंड व्हील मेड पॉटरी। अभी क्वेश्चन आता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार होना ये छोटा मोटा आविष्कार नहीं था, ये बहुत बड़ा आविष्कार है। देखने में जितना छोटा है ये उतना ही अ, खतरनाक आविष्कार था, जिसने बहुत सारे चेंजेस ला दिए मानव की दुनिया में, क्योंकि अब इंसान सक्षम था ऐसी चीज़ बनाने में जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह फास्ट तरीके से जा सकता है। क्योंकि व्हील आने से अब उसे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, और अब वो खुद भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस व्हील का यूज करके व्हील मेड पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने व्हील के सहारे पॉटरी बर्तन भी बनाने स्टार्ट कर दिए। दे मास्टर्ड द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर। इतना ही नहीं, उन्होंने अब आग पर अपना नियंत्रण भी करना शुरू कर लिया। अब उन्हें पता चल गया कि कितना पकाना है खाने को, कितना नहीं पकाना है, कितना जलाना है, कितना नहीं जलाना है, कहाँ जलाना है, क्यों जलाना है। तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल थी केज की कहानी थी। तो टोटल जो कहानी हुई है मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा स्टोन एज हमने क्या कर दिया, अभी अभी फिनिश किया है। अभी अभी हमने क्या किया, पूरा स्टोन एज फिनिश किया है। इसकी पीडीएफ मैंने बताया है, आप टेलीग्राम पे जाना, शुभम@official आप सर्च करना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देना, इसके पीडीएफ को। और अगर आपने साथ साथ अपना क्वेश्चन में बोलो कि लिखो, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, या किसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ठीक है। अब स्टोन एज ख़त्म हो गया। स्टोन एज के बाद मैंने बताया था इसलिए कि आप पहला वीडियो ज़रूर देख लो जिसमें मैंने क्रोनोलॉजी बताई है, क्योंकि जब तक आप क्रोनोलॉजी नहीं समझोगे आपको हिस्ट्री में हमेशा प्रॉब्लम होने वाली है। हिस्ट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी डेट्स के साथ आप चलो, क्रोनोलॉजी के साथ चलो कि कौन सी इवेंट के किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ है, तब आप हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हिस्ट्री की होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए आप फर्स्ट वीडियो आप देखो जिसमें मैंने क्रोनोलॉजी की बात करी है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो। तो आप वो क्रोनोलॉजी वाला वीडियो देखो। इसके बाद मैंने स्टोन एज का वीडियो ये बना दिया, आप स्टोन एज भी क्या कर लो, पढ़ लो। स्टोन एज के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम इंडस वैली के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हो। मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच रहे हो आपकी जो सिविलाइजेशन है, आप जिस जगह रहते हो या आपके जो पूर्वज रहते थे वो कितने ज़्यादा एडवांस थे। इतने ज़्यादा थे कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं
जैसी सिविलाइजेशन हमारी हड़प्पन की या इंडस वैली थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंडस वैली के बारे में पूरा सब कुछ एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कितनी एडवांस थी और क्यों थी ये भी। ठीक है, इसकी भी मैं कंटेंट प्रिपेयर करूँगा, तो इसका भी मैं पीडीएफ वहीं पे शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए है और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे कि वो कौन सी साइट है, कौन सी साइट है, विच साइट, कौन सी साइट है वेयर, जहाँ पर, वो कौन सी साइट है जहाँ पर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक तीनों के साक्ष्य साक्ष्य मिले हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी जगह है, कौन सी साइट है जहां पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों के ही कुछ ना कुछ अंश मिले हैं उस जगह पे। और ये मैंने साइट लिख भी रखी है, बता भी रखी है लेक्चर्स में, तो ये आपको कमेंट में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंडस वैली के साथ।